हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपनी अध्ययन कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। उसके अनुसार आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। जो समय समय पर आप लोगों को काम दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी बच्चे कर रहे हैं। ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो और इतने मन लगा के काम करते हो। ऐसी ही मैं आप लोगों से अपेक्षाएं करूँगा कि जो जो काम आप लोगों को मेरे द्वारा दिया जाएगा या किसी भी अध्यापक के द्वारा आप लोगों को कार्य दिया जाएगा, चाहे किसी भी विषय का हो, चाहे गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, हैं, ये मेरे ही विषय पर नहीं सभी विषयों पर आप अपना समय दीजिएगा और तन मन धन से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिएगा। ठीक है। चलो बच्चों, आज हम अपने पर्यावरण के द्वितीय टॉपिक में आते हैं, जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में आप लोगों से अध्ययन करेंगे। आज का विषय हमारा है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने ये लिखा है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। आज हम इस विषय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जितना हमने पीछे पढ़ा था वो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और उसे आप पढ़ना भी, ये नहीं कि आपने कॉपी में लिख दिया है उतने तक सीमित रहो, उसका अध्ययन भी आप निरंतर करते रहिएगा। ठीक है। अब पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, अब हम पर्यावरण में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में उसका महत्व क्या है। पारिस्थितिकी का मतलब अलग होता है, पर्यावरण का मतलब अलग होता है। जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी मतलब संपूर्ण पृथ्वी के अंतर्गत जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो इंसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जो स्वतः ही उग जाती हैं, जो एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं, जो एक चक्र का निर्माण करती हैं, जिसमें सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु आश्रित रहते हैं और एक वातावरण के अंतर्गत रहते हैं, वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण। क्या है ये? ECO हाउस, इसको हम ECO जैसे हम कहते हैं ना कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है हमारा, हम अपने घर के अंतर्गत है, उसी प्रकार हम पृथ्वी का जो बाहरी वातावरण है जिसके अंतर्गत हमें सब कुछ चीज़ मिलती है, वो हमें हमारा भरण पोषण करती हैं, वही हमारे लिए वो हमारा घर है। पृथ्वी क्या है? हम लोगों का एक घर ही तो है ना। हम मकान बना लेते हैं, मकान किस पे बनता है? वो पृथ्वी पे ही तो बनता है, धरातल पे बनता है। धरातल कहाँ है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी हमारी क्या हुई? घर हुई। ठीक है। अब आते हैं हम इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इकोलॉजी होते हैं, जिसमें उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए आपके सामने ये सम्मुख लिखा है, जिसे अजैव कारण और जैव कारक, ये दो भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। अब जैव कारक और अजैव कारक क्या है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और उसे सुने, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें सर से पूछना चाहिए, उसको आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। अब जैव कारक के अंतर्गत क्या आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिसके अंतर्गत प्रकाश, तापमान, वर्षा, पहाड़ी पानी, ऊंचाई। अब प्रकाश, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? हमें प्रकाश हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है ना, जिसे हम पृथ्वी में रह के सौरमंडल का जो ग्रह है सूर्य, उससे हमें प्राप्त होता है। और तापमान, तापमान किसे कहते हैं? तापमान गर्मी को कहते हैं। जैसे जैसे गर्म सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत तीव्र गति से और बहुत ज़्यादा तीव्र पड़ती हैं, जिससे क्या होता है? गर्माहट महसूस होती है। अब मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए कहीं पर ही आग जला देते हैं, जब हम आग के पास से कहीं से गुजरते हैं तो हमें एक गर्म हवा का झोंका अपने तरफ प्रतीत होता है। वो क्या होता है? तापमान होता है। अब वर्षा के बारे में बात करें वर्षा मौसम बदलने और उसके अनुरूप वर्षा होती है, या पूरे साल भर वर्षा होती है, ऐसा तो नहीं है ना।
जिस प्रकार से पृथ्वी का वातावरण चेंज होता है, जिस प्रकार से ऋतुएं आती हैं, उस प्रकार से सावन का भी जो सावन आता है तो उसके साथ वर्षा ऋतु भी आती है। वर्षा का भी धरातल पर बहुत ज़्यादा महत्व है। वर्षा का कैसा महत्व है? यदि हम किसी चीज़ के लिए खाद्यान्न की बात करें या मनुष्य जीवन की बात करें तो उसमें वर्षा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वर्षा से क्या होता है, जब हम अपने खेत खलिहानों में जब हम गेहूँ बोते हैं, चावल बोते हैं या सब्जी उगाते हैं, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, जब हमारा धरातल का पानी भूमिगत जब पानी कम हो जाता है, हम हैंडपम्पों से या मशीनों के द्वारा हम जब भूमिगत पानी निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे घटता है ना। तो उसको समानांतर लाने के लिए वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वर्षा होगी तो उससे हमारे खेत खलिहानों में बारिश होगी तो उससे हमारे पेड़ पौधे गेहूँ जल्दी उगेगा, धान जल्दी उगेगा, सब्जियां अच्छी तरीके से होंगी। ऐसा तो नहीं कि हम बिना वर्षा के उत्पादन कर सकते हैं, असंभव है ना। क्यों, पहाड़ों में ऐसा हो सकता है कि भैया एक खेत आपका उधर है, एक खेत उधर है, तो आप हर जगह पानी ढो के जा रहे हो, पानी डाल रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। जब बारिश पे ही तो हम पूरा हमारा जो भारत का जो पूरा कृषि चक्र है वो पूरा हमारा भारत जो वर्षा ऋतु पे ही डिपेंड है, वर्षा पे ही मानसून पे डिपेंड करते हैं। जो पूरे भारतवर्ष में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ जो मानसून सत्र जो चलता है उसके दौरान क्या होती बारिश होती है उस महीने में, जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, समय पर उगती हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है, वो उनकी ज़रूरत पूरी होती है, जिससे कि हमारा भूमिगत जल जो बारिश होती है, जो पहाड़ों से पानी रिस रिस की ज़मीन के अंतर्गत जाता है, उससे क्या होता है, पानी का स्तर समानांतर हो जाता है। अब पहाड़ी पानी का मतलब क्या हुआ, जब वर्षा पहाड़ों पे होगी, जो पहाड़ों से पानी निरंतर जो जैसे कि बहता है नीचे की तरफ, तो कभी वो सीर के माध्यम से, कभी झरनों के माध्यम से, कभी नौलों के माध्यम से, पानी जब नौलों से भर जाता है तो वो नीचे की तरफ बहने लग जाता है, जिसे हम पहाड़ी पानी भी कहते हैं। अब ऊंचाई, अब हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मान लीजिए धरती से ऊपर की तरफ जो चीज़ हम नापते हैं तो उसे हम ऊंचाई कहते हैं। अब मान लीजिए कोई पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई हमें कैसे ज्ञात होगी, हम कोई मीटर द्वारा या स्केल द्वारा या फीते द्वारा, या आज जो टेक्नोलॉजी है जो जीपीएस के माध्यम से, दूर संचार जो विज्ञान इतना तकनीक कर चुका है, दूर संचारों के माध्यम से उसे हम सैटेलाइटों के माध्यम से उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ये आता है सब जैव कारक के अंतर्गत, ठीक है। अब हम आते हैं अजैव कारक किसे कहते हैं, ठीक है। अब अजैव कारक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जैव कारक क्या होते हैं, अब जैव कारक के बारे में हम समीक्षा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन श्रृंखला जैव कारक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा या पर्यावरण का संतुलन पूरा खराब हो जाएगा। आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है सर? यदि उत्पादन की बात करें, यदि हमने गेहूं, चारों तरफ गेहूं, धान, बाली और क्या बोलते हैं अनाज, सब्जी, फल फ्रूट के पेड़ लगा दिए, ठीक है। जब ये बहुतायत मात्रा में हमने लगा दिए तो इनको खाने वाला भी तो होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। जब हम इनको खाएंगे नहीं तो ये क्या होंगे, वेस्टेज जाएंगे, और जब ये चीज़ ज़मीन पे पृथ्वी के सतह पे गिरेंगी तो क्या हुआ, फिर जाके ये बीज के तौर पे अगर धरती पे गिरेंगे तो उसके बाद क्या होंगे, इनमें अंकुरित होंगे, ये फिर से
पेड़ों के रूप में बड़े-बड़े होंगे, उत्पादन और होगा, ये घना हो जाएगा पूरी पृथ्वी में। यही चीज़ें बहुतायत मात्रा में यही चीज़ें प्राप्त होंगी, जिसका कोई क्या खाने वाला उपलब्ध नहीं है। उत्पादन बढ़ता ही जाएगा, चारों तरफ यही चीज़ें होंगी। इससे क्या होगा, मौसम में एक तरफ का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब उपभोक्ता की बात करें, फिर उसके बाद अब घटक की बात करेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता की परिभाषा क्या होती है? हम उपभोक्ता के तौर पे क्यों अपने आप को रखते हैं? भाई ये बताइए, हम उपभोक्ता किस श्रेणी में आते हैं? मान लीजिए उत्पादक क्या करता है, किसी चीज़ का उत्पादन होता है जब हमने गेहूं लगाई या सब्जी लगाई या घास उगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पूरे पर्यावरण के अंतर्गत पूरे जंगलों में यदि घास ही उग जाए, उसे खाने वाली बकरी या गाय ना हो, तो क्या होगा, पूरे जंगल में चारों तरफ घास ही घास फैल जाएगी। जब घास ही घास फैल जाएगी, या जिस समय वन अग्नि स्वतः ही जब लग जाएगी, तो क्या होगा, पूरा जंगल राख में बदल जाएगा, पेड़ पौधों का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि ये बहुतायत मात्रा में हो रही ना, झाड़ियाँ पूरे घास ही घास चारों तरफ। आप मान लीजिए आप लोगों के जब आप असौस के महीने में घास काटते हैं, घास क्यों काटते हो? पहले हरी होती, फिर सूख जाती, फिर चारों तरफ सूखा सूखा होता है ना, तब आप लोग घास काटने जाते हैं। इसलिए काटते हैं क्योंकि हम उनको उपभोक्ता को खिलाते हैं। उपभोक्ता कौन है? आपकी गाय, आपकी बकरी, ये किसके अंतर्गत आती है? उपभोक्ता के अंदर। यदि किसी पेड़ में किसी पेड़ में सेब लगे हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे हैं, पपीता लगा है, तो उसको कौन खाएगा? वो उपभोक्ता खाता है। उपभोक्ता कौन है? हम हैं, मानव श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं, जो जंतु श्रेणी के अंतर्गत है, जो इन चीज़ों का उपभोग करता है, मतलब जो उसको खाता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। घास हुई, घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, ये क्या खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आई? या बकरी ने घास खाया तो बकरी को मांसाहार के तौर पे हम लोगों ने भी खाया। उपभोक्ता, उपभोक्ता किसी चीज़ का उपभोग करता है, मतलब उसका ग्रहण करता है, उसे खाता है, वो उपभोक्ता कहते हैं। अब घटक वो चीज़ें होती हैं जो वातावरण में जो चीज़ बच जाता है, जो चीज़ कुछ बची हुई चीज़ होती है, तो उसका अपघटक होना बहुत अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु। मान लीजिए कहीं पर ही कोई गाय मरी हुई है, यदि उसका अपघटन नहीं होगा तो वो ऐसी की ऐसी रहेगी ना। अपघटक कौन करेगा? जो छोटे छोटे जीव जंतु, जो वायरस होते हैं, जो अपघटक, जो चील कौवे वो होते हैं, उसको खाएंगे, और अंततः एक समय ऐसा आएगा वो पूरे तरीके से वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बदल जाएगा, वो अपघटक कहलाता है। अब हमने किसी चीज़ का उपभोग करा, हमने रात को 4 रोटी खाई, सब्जी खाई, पनीर खाया, मीट खाया, वो उसका हमने क्या उपभोग करा। अब घटक की बात करें, अब हमने पूरा खा लिया ना, अब उसके बाद हम सुबह शौच करते हैं, शौच के माध्यम से वो हम उसको अपघटक कर देते हैं। ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ये चीज ना हो तो मानव जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, एक संतुलन में नहीं आएगा। जब उपभोक्ता ही नहीं होगा खाने के लिए, तो उत्पादन का कोई अर्थ ही नहीं है। जब उत्पाद नहीं होगा, उपभोक्ता का भी कोई वही नहीं होगा। अब हमने किसी चीज़ को खाया, अब उसको पचाने के लिए अब आपने मान लो 4 रोटी खाई, अब वो आपके पेट में ही ऐसी ही रही, फिर कल सुबह फिर खाना खाया, तो क्या हुआ, आपके पेट में इकट्ठा होता रहेगा, तो फट जाएगा पेट। उसका संचारण करने के लिए, उसका संचय करने के लिए, तो उसे मल के तौर पे हम त्याग देते हैं, जिससे कि खाद्य श्रृंखला का वो चक्र पूरा होता है। अब आते हैं जैव और अजैव कारकों के अंतर के स्तर को। अब इनके अंतर क्या है, क्रमशः देखिए। अजैव प्लस अजैव होता है।
अब अजैव प्लस जैव होता है, ये चीज़ें आपस से जुड़ी हुई हैं। अब जैविक कह रहे हैं ना, जैव उसका अजैव हो जाए, उसका उल्टा हो जाए। अब जैव का जैव होता है। अब जैसे मैंने कहा ना, अजैविक का अजैव, जैव का अजैव, जैविक अजैविक, जैव जैव होता है। अब अजैव अजैव क्या होता है? ये दो चीज़ आपस में जुड़ी है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है कहते हैं। अब मान लीजिए हम प्लेन्स में रह रहे हैं। प्लेन्स में क्या होता है? समतल होता है ना, तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी धरातल पे समानांतर गिरती हैं, जिससे क्या होता है? वातावरण का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हवाओं का जो बयार, जो हवा जो चलती है वो एक लू के माध्यम में चलती है। जब हवा चलती है तो वो अपने साथ वो गर्मी को लेते हुए जाती है, हम इसे लू कहते हैं। उससे क्या होता है? गर्मी का स्तर बढ़ जाता है। जैसे हम पहाड़ों की तरफ आते हैं तो गर्मी कम होती जाती है ना। आप जैसे हल्द्वानी में जाते हैं, हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धीरे 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 आप पहाड़ों की तरफ आते हो, अपने घरों की तरफ आते हो, तो क्या होता है? आपको गर्मी कम महसूस होती है ना। इसी को ही ऊंचाई पर जाने पर तापमान का घटना इसे कहते हैं। अब अजैव प्लस जैव किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए अनुकूल क्या होता है? अब अनुकूल क्या होता है उसके बारे में हम आपसे चर्चाएं करते हैं, ठीक है। अब जैसे ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी, जो हमारे आरबीसी जो हमारे खून का जो वो होता है, जिसकी कण आरबीसी कहते हैं, हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, आदि का बदल बढ़ना। अब जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लग जाती है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हम हाँफने लगते हैं। जब हम मैदान में समानांतर चलते हैं तो हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम एक गति से चल रहे हैं ना, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब भूमध्य रेखा की ओर जाने जाने पर त्वचा के रंग का गहरा होना। अब भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर, अब सूर्य की किरणें क्या होती है? हमारे भूमध्य पर सीधे गिरती हैं, जिससे कि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है? सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें हैं वो हमारे शरीर को, जो हमारी बाहरी शरीर की जो परत होती है वो जलना शुरू हो जाती है, जिससे कि हम भूमध्य रेखा की ओर जाने पर हमारा त्वचा का रंग गहरा काला होने लगता है। देखा आपने? जब आप धूप में रहते हो, मान लीजिए एक बच्चे को हमने धूप में रखा, एक बच्चे को हमने छाया पे रखा, दोनों पे अंतर देखने को प्राप्त हो जाएगा आपको। जो धूप में बैठा है वो बच्चे का रंग थोड़ा सांवला हो जाएगा, जो छाया में बैठा है उसका थोड़ा रंग साफ होगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे वहाँ हरेला का त्यौहार होता है, आप सब लोगों ने सब लोग मनाते होंगे उसे। उत्तराखंड का प्रमुख त्योहारों में हरेला भी गिना जाता है। अब इसी का एक छोटा उदाहरण देता हूँ। हम हरेला बोते हैं, हम हरेला कहाँ बोते हैं? अंदर बोते हैं ना। जब हम हरेला अंदर बोते हैं तो वही पीला होता है। वही हरेले को आपने दो माँ कल ऐसे कीजिए, दो जगह पर हरेला को बोइए, एक बाहर बोइए, एक आप अंदर बोते हो, दोनों में समानांतर फर्क आपको वहाँ पर महसूस हो जाएगा। क्यों? जो हमने अंदर हरेला बोया उसमें प्रकाश का संश्लेषण क्रियाएं नहीं हो रही, वो एकदम पीला, उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं होता। और जो बाहर जो हरेला बोया उस पे वातावरण के अनुसार सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होता है। पहले वो अंकुर के तौर पे उगरेगा, पीला होगा, फिर थोड़ा सा पीला, फिर उसमें धीरे धीरे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होंगी, वो हरा होता है। दोनों में समांतर अंतर हो गया ना। इसी को ही कहते हैं भूमध्य रेखा की ओर जाने पर त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपके सम्मुख से प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब जैव तथा अजैव किसे कहते हैं? प्रदूषण प्लस वैश्विक तापमान तथा खनन तथा ओजोन परत का नुकसान प्लस वन विनाश तथा मरुस्थल,
ये चीज़ें अजैव के अंतर्गत आते हैं। अब प्रदूषण अजैव और जैव कह रहे हैं ना, दोनों इसमें क्या होता है, जैविक भी होता है अजैविक भी, दोनों का महत्व इसमें के अंतर्गत होता है। अब प्रदूषण कौन फैलाएगा? इंसानों द्वारा जैव क्रियाओं के माध्यम से फैलाया जाएगा। वैश्विक तापमान, जब हमारा वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, क्या होता है, जब हमारे वातावरण का तापमान अधिक होने लग जाता है, जब हम प्रदूषण अधिक मात्रा में करेंगे तो हमारा पूरा पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे वैश्विक तापमान कहते हैं। पूरे पृथ्वी जितने भी देश हैं सभी जगह फैक्ट्री खुलती, गाड़ियाँ चल रही, हम जंगल आग लगाते हैं, पराली जला देते हैं। ये क्या होता है, इससे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। अब खनन क्या होता है, हम कहीं मान लीजिए हम अपना घर का मकान बनाते हैं, ईंटें आती हैं, बजरी आती है, सीमेंट आता है, रूढ़ी आती है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये खनन के अंतर्गत आता है। हमने ईंट हमें कहाँ से मिला? हमने जब ज़मीन खोदी, ज़मीन खोदने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? खनिज प्राप्त हुआ। तो हम वो खनिजों से हमने क्या किया? सीमेंट का निर्माण कर दिया। और हमने जब मकान बनाना है पत्थर खोद देते हैं, और जो ईंटें बनती हैं, हमने ज़मीन खोदी, ज़मीन से मिट्टी निकाली, मिट्टी से अब इतना पूरे संसार भर में इतने ढेर सारे मकान बन रहे हैं, वो खनन हो रहा है तभी तो बन रहे हैं ना। उनसे ईंटें बनाई जाती है। ईंटें कहाँ से बनती? बिना मिट्टी के तो बनती नहीं ना। वो खनन के अंदर हमने बालू निकाला। अब हम नदियों से बालू निकाल देते हैं, तो हमने क्या, नदियों का जो समानांतर बहाव होता है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। हमने बालू निकाला, मिट्टी निकाली, पत्थर निकाले, ये चीज़ें खनन के अंतर्गत आती हैं। अब हमने जंगलों का कटान कर दिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मगर उस हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा रही है, परंतु पर्यावरण को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब आते हैं हम ओजोन ओजोन की तरफ। अब ओजोन होता क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। ओजोन परत का नुकसान। अब हम पर्यावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, इतनी ढेर सारी गाड़ियाँ आए दिन चल रही हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, मनुष्य इतने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उनकी मृत्यु दर कम हो रही है, हमारा पृथ्वी में घनत्व दबाव अधिक बढ़ रहा है, खाद्यान्न की पूर्ति की मांग अधिक हो रही है। जब ये सारी चीज़ें, जब जनसंख्या घनत्व अधिक बढ़ेगा तो रोजगार की भी मांग अधिक बढ़ेगी। रोजगार की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, फैक्ट्रियों का निर्माण अधिक होगा। पूर्ति, मांग बढ़ेगी तो पूर्ति करने के लिए हमें फैक्ट्रियों का लगाना बहुत जरूरी है। फैक्ट्रियों से क्या होता है, बहुत ढेर सारी मात्रा में गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, तापमान बढ़ोतरी होती है, जिससे हमारे ओजोन परत को नुकसान है। जो हमारा बच्चों, जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर एक गोला, पूरा एक परत जैसा, परत के तौर पे हमारी पृथ्वी का एक कवच है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। उसका एग्जाम्पल थोड़ा सा मान लीजिए, हमने एक गेंद ली, गेंद को एक गुब्बारे के अंदर डाल दिया और हमने गुब्बारे को फुला दिया पूरा। फुलाने के बाद हमने गुब्बारे को बंद कर दिया। अब गुब्बारा के अंदर क्या है, गेंद है ना। गेंद को किसी प्रकार का हम गेंद के ऊपर मान लीजिए हमने वो गुब्बारे के अंदर धूल, मिट्टी और पानी, जो अम्लीय जल फेंका या कुछ गैसें उसके ऊपर से डाली, तो वो बॉल को उससे नुकसान पहुंचा नहीं ना, क्योंकि वो गुब्बारे की जो परत बनी है वो वहीं बाहर ही रह जाती। इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में ओजोन परत की एक लेयर होती है। जैसे जैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसमें छिद्र बन रहे हैं, उसमें छेद बन रहे हैं, जिससे कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे शरीर के लिए और हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हैं। यदि हमारे शरीर को अल्ट्रावायलेट किरणों से नुकसान पहुंचता है तो उससे
बहुत घातक बीमारियां होना शुरू हो जाती है, त्वचा रोग स्टार्ट हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऐसी वैसी महामारी जो आज के डेट में कोरोना महामारी जो पूरे संसार भर को अपनी चपेट में लेके रखा है, इसी प्रकार से महामारियां फैल जाएंगी। ये सारा किसके माध्यम से हो रहा है? हम लोगों के माध्यम से ओजोन परत को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो ये बाहरी क्षेत्र है, हम कहेंगे ओजोन परत। देख रहे हो अब अगर हमने ये हमारे बाहर से अगर कुछ भी चीज़ आए तो ये यहीं से परावर्तित हो जाए। अगर सूर्य से निकलने वाली किरणें यहाँ फैलती है तो ये टकरा के जो उसके अल्ट्रावायलेट किरण है वो अंतरिक्ष की तरफ को मुड़ जाती हैं और जो प्रकाश होता है हमारी पृथ्वी को पहुँचता है। अब हमने यहाँ पर गाड़ियाँ चला दी, फैक्ट्री लगा दी है, इसकी वजह से क्या होता है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है। अब वन विनाश, अब मैंने कहा ना कि वन विनाश क्या होगा, जब हम वनों को अधिक मात्रा में काटेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें जंगल से प्राप्त करते हैं, खाने की चीज़ें जंगल से प्राप्त करते हैं। जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी, मकानों की डिमांड अधिक होगी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम किस पर निर्भर होते हैं, वनों पर निर्भर होते हैं। हम वनों का अंधाधुंध कटान कर रहे हैं, आए दिन आग लग जाती है जंगलों से, जिससे क्या होता है, वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें शुद्ध हवा कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। उस चीज़ से क्या होगा, नुकसान होता है। वो उसका ना, उससे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, वन विनाश के कारण। वो स्वयं मानव अपने आप में उसका जिम्मेदार है। ये चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को पर्यावरण के अंतर्गत स्वयं पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। हमें हमारी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए हमें, कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, पेड़ों को अधिक मात्रा में कटान ना हो। यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पे 10 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अब मरुस्थली कहते हैं। अब मरुस्थल कैसे बनता है, जब हमारे पृथ्वी का उत्तरी पूर्व भाग में, मान लीजिए राजस्थान की तरफ देख लो, वहाँ पूरा मरुस्थल है, यदि हम बजरी बजरी चारों तरफ है। ये स्थिति कैसे पैदा होती है, जब पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है, जो नमी है वो सारी नमी, जो मिट्टी में जो नमी रहती है वो जगह सारी नमी सोख के या गर्मी के कारण वाष्प के तौर पे जब उड़ जाती है, तो क्या होता है, पूरा एकदम सूखा पड़ जाता है, जिससे कि मरुस्थल के तौर पे एकदम चारों तरफ मिट्टी का एक बवंडर जैसा फैल जाता है, जहाँ हम पेड़ पौधे ही नहीं उग सकते हैं। वो हमारा मरुस्थल के तौर पे मरुस्थल के अंतर्गत आता है। हमने राजस्थान देखा होगा, थार मरुस्थल देखा है, जहाँ पर कोई चीज़ उगती नहीं ना, वृक्ष विहीन स्थल कहा जाता है उसे, ठीक है। अब आते हैं हम जैव प्लस जैव, जैव विविधता का ह्रास। ये क्या होता है, उदाहरण के लिए, क्या होता है, मारिस डोडो पक्षी होता है एक, बीज अनुकरण नहीं कर पाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम अगर जमीन में कोई पेड़ पौधों को लगाएं तो वो बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। जैव विविधता का ह्रास वर्तमान के समय में सबसे बड़ा ह्रास माना जाता है। जैव विविधता, जैव जहाँ पर जैव जीवित प्राणी रहते हैं, जहाँ जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे मनुष्य सभी कुछ रहते हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता किसके अंतर्गत, जब हम कोई चीज़ हमारी उग रही है, जब हम जंगल कहा जाता है, हमें जो विविधताएं होती हैं, हम अगर जो जैव मंडल के अंतर्गत जो नई नई चीज़ें पैदा होती है, गेहूँ चावल की किस्में जो पैदा होती हैं, ये वो वर्तमान समय में सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन रहा है। अब यदि सरसों नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल दे, जगह सरसों नहीं होगी तो मधुमक्खी का अस्तित्व है, नहीं है ना, तो मधुमक्खी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जब हम विविधता का मतलब विभिन्न चीज़ों का समारूप एक जगह पे होता है, जब हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने खेतों में फूल लगाए, जंगलों में अलग अलग प्रकार के फूल लगाए, तो वो फूलों से क्या होता है, कीट पतंगों का भरण पोषण फूलों के माध्यम से होता है, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहता है। यदि फूल ना हो तो मधुमक्खी के बारे में, जो हम शहद खाते हैं उसके बारे में आप लोग भूल जाइए। मधुमक्खी पालन फसल का
क्या होता है, नुकसान होता है। यदि हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मधुमक्खियों का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है जिसको आप अनभिज्ञ हो जिससे। कैसे? ये जैव विविधता के अंतर्गत आता है बच्चों। मान लीजिए हमने खेत में सरसों लगाई है, जब मधुमक्खी होंगी तो सरसों की फसल और अच्छी होगी। पर परागण के माध्यम से नर बीज से मादा बीज में जब बीजों का अंकुरण फैलेगा तब जाके फलियों का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। यदि मधु पालन से मधुमक्खी पालन से फसल उत्पादन बहुत अधिक बढ़ता है, जैसे कि भंवर है, इस फूल से उस फूल में बैठेंगे, उस फूल से जो हानिकारक चीज़ें हैं उनसे हटेंगे, वो चीज़ें होंगी जिससे कि हमारे उत्पादन की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। अब जैव के प्रति यह सकारात्मक प्रभाव होता है, वो भी तो जैव है ना। जैव विविधता किसके अंतर्गत है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती है, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल दे के रखे हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? अजैव और जैव कारकों के अंतर संबंध को पारिस्थितिकी में जो तंत्र स्थापित होता है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे थे। तो जब जैव अजैव कारकों के अंतर संबंध से पारिस्थितिकी तंत्र का स्थापित होती है, पारिस्थितिकी तंत्र का को कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इन दोनों के संबंध जब स्थापित होते हैं तो हमें पारिस्थितिकी तंत्र का इकोलॉजी सिस्टम प्राप्त होता है। अब इकोलॉजी सिस्टम जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र पर उस क्षेत्र के भौगोलिक व पर्यावरण परिस्थितियों का प्रभाव होता है। अब जहाँ पर हमने कहा था ना, पहले हमने पढ़ा था जैव अजैव दोनों को चीज़ों का, जब ये भौगोलिक हमारे पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र हो जहाँ पे स्थल मंडल के जो अंतर्गत जो ये चीज़ें आती हैं वो इस चीज़ के अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब बात करें हम आहार श्रृंखला व आहार जाल, ये दो चीज़, आहार श्रृंखला आहार जाल, ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये आगे हम इसको स्पर्श करेंगे क्या होता है। आहार मतलब हमें जब हमारा भोजन, हम आहार हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमारा आहार तो होता है ना। हम कहते हैं कि भैया शेर का आहार क्या है? बकरी। ठीक है, बकरी का आहार क्या है? पेड़ पौधे, है ना। अब हम कहते हैं कि पक्षियों का आहार क्या होता है? कीट पतंगे खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। अब हमारा आहार क्या होता है? मनुष्य का आहार क्या होता है भैया? सब्जी, गेहूँ, चावल, आम, सेब, जो हमें प्रकृति के अंतर्गत मिलते हैं, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मिलता है, जो उत्पादन प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत है। देखो 3 श्रेणियों में होते हैं ये, प्राथमिक उत्पादन, द्वितीय उत्पादन, तृतीय उत्पादन। ये चीज़ 3 चीज़ों में हमने विभाजित कर दी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब प्राथमिक के अंतर्गत देखो सब, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक होता है पहले, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है, फिर अंतिम उपभोक्ता जिसे हम तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब भोजन ऊर्जा के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब हम भोजन ऊर्जा के लिए जब जीवों को आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे तब जाके हमें भोजन व्यवस्था क्या होता है, आहार श्रृंखला का खाद्य श्रृंखला हमारी तैयार होती है। मैंने आपको बोला जब जब हमारे प्राथमिक उत्पाद होगा तब जाके द्वितीय उत्पाद होगा, फिर जाके तृतीय उत्पाद होगा। अब हम उत्पादन की बातें कर रहे हैं, जब प्रथम उत्पाद जो हमारा जो महत्वपूर्ण इस श्रृंखला का जो महत्वपूर्ण होता है, प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक सर्वप्रथम क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। हरे पादप, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम
जिन्हें हम कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत भोजन की क्रियाएं संचालित होती हैं। अब दूसरा नंबर का प्राथमिक उपभोक्ता, जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करता है। मतलब हमने कहा सीधे उत्पादकों से, मान लो बकरी घास खाती है, वो प्राथमिक उपभोक्ता है। खरगोश घास खाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? जो सीधे प्राथमिक उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है ना? बकरी किससे जुड़ी है? प्राथमिक उपभोक्ता से जुड़ी है। खरगोश किससे जुड़ा? प्राथमिक उपभोक्ता से। जो जो जिनको प्राथमिक चीज़ें होती हैं, जो वही चीज़ खाते हैं, जो शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब शाकाहारी कौन है? खरगोश शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, पक्षियाँ शाकाहारी होती हैं, छोटे छोटे कीट शाकाहारी होते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता की बात करें हम, ये तो हो गए प्रथम उपभोक्ता। अब द्वितीय उपभोक्ता के अंदर जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन थे? पहले तो उत्पादक थे ना। फिर कौन आए? फिर प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत किसे हमने रखा? जो सीधे उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब द्वितीय उत्पादक, जो उपभोक्ता किसे कहेंगे हम? जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? उत्पादक से करते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत मैंने बोला ना कि बकरी अकरी जो चीज़ें आती, जो शाकाहारी जो चीज़ें होती हैं, जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं, उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपने भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके अंतर्गत मांसाहारी होता है। शेर किसके अंतर्गत आता है? चीता किसके अंतर्गत आता है? मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? बताइए। जो मांस ग्रहण करते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पाद हरे पेड़ पौधों को कहते हैं, जो प्रकाश के संश्लेषण में अपने भोजन बनाते हैं। अब उत्पादक किससे अब अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? जो सूर्य की प्रकाश की जो उससे अपनी प्रकाश से अपने भोजन ग्रहण करते हैं। अब उनका जो उत्पाद है, उत्पादक को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं। अब द्वितीय उत्पादक होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, उत्पाद को खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता करें। द्वितीय उत्पादक जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, मांसाहारी, उनको उसके अंतर्गत रखे थे। चीता, शेर, मनुष्य जो मांस को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए घास को खाई बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, ये खाद्य श्रृंखला को तो अंतर्गत है। अगर शेर बकरी को नहीं खाता तो पूरे जंगल में चारों तरफ सभी जंतुओं में सबसे ज़्यादा बकरियां ही नजर आती हैं आपको, गाय ही नजर आती हैं। अब इनकी अधिकता ना बढ़े ज़्यादा, प्रकृति संतुलन बनाने के लिए कहते हैं उनको खाने वाला शेर चीता भी तो है ना, वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब तृतीय उपभोक्ता कौन है? जो अंतिम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण कहलाया जाता है। अब मांसाहारी तथा शाकाहारी जो दोनों चीज़ों को खाता है। अब आपने शेर को घास खाते देखा? वो द्वितीय उपभोक्ता है, वो सिर्फ मांस ही खाता है। चीता को देखा आपने कुछ खाते हुए? घास फल फ्रूट खाते हुए देखा? नहीं ना, वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आया। अब तृतीय उपभोक्ता जो अंतिम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण कहलाता है, वो मांसाहारी और शाकाहारी, जिसे सर्वाहारी कहा जाता है, जो सभी चीज को खा जाता है, जिसके अंतर्गत चूहा, मनुष्य, तिलचट्टा, ये सब कुछ खा जाते हैं। ये उत्पादक श्रृंखला को भी खा जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा जाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाते हैं। इसलिए इनको तीसरी उत्पादक श्रेणी में रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे तृतीय उपभोक्ता। अब जो मैंने आपको बताया देखो, उत्पादक जो घास जो हरी भरी जो वो आती है। द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, चीता द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आया। खरगोश, बकरी, ये प्राथमिक उपभोक्ता। अब द्वितीय के अंतर्गत मांसाहारी जंतुओं को आते हैं। अब तृतीय उपभोक्ता
जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी हो, सभी चीज़ खा जाता है, उसे तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत हमने रखा है। ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता की जहाँ बात करें हम, वो अब घटक जीवाणु और कवकों के स्वरूप में होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने ये नोट लिखा है इसे पढ़ लीजिए। अब घटक को आहार जाल के तल में रखा जाता है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में अपना कार्य करता है। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आहार जाल के सभी तलों में रखा गया है, इसको तल में रखा गया है। अब जब मान लीजिए उत्पादक, हम गेहूं बो रहे हैं, अब ये मान लीजिए कोई घास का पौधा लगा है, जब उसके नीचे ज़मीन पे उसमें कुछ बीमारी या कीट चीज़ें लग जाएंगी, तो वो उनका कवक, जो ये होता है कवक का जीवाणु, उनको खा जाते हैं, जो पेड़ पौधे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता, अब मान लीजिए खरगोश कहीं पर ही मर गया, उसको, अब वो कहीं पे मर गया, तो अगर उसे उसका अपघटन नहीं होगा, तो वो पूरे बदबू 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 फैली रहेगी पूरे वातावरण में। तो वो एक जगह पे पड़ा रहेगा ना, कुछ होगा उसको, उसका अपघटन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जीवाणु और कवकों का बड़ा रोल होता है, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी, अगर मान लीजिए शेर भी या कुछ ऐसी चीज़ें होगी, तो उनका अपघटन करते हैं। जब मनुष्य ये तृतीय उपभोक्ता में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाते हैं। जैव अब मार्जक क्या कहते हैं, दो चीज़ों में भी इनको डिवाइड कर दिया, जैविक अवमार्जक और अजैविक अवमार्जक के अंतर्गत इनको रखते हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम खाद्य जाल। अब खाद्य जाल होता क्या है, अब हमें समझना है। अब जो ये है ना, सूर्य विकिरण होता है। यहाँ पर हमने जो घास लगा रखी है, इस घास को खरगोश ने खाया, चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को नेवले ने खाया, नेवले को बाघ ने खाया। अब उसी प्रकार खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को बाघ ने खाया, सांप को बाज ने खाया, बाज को बाघ ने खाया, चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को बाघ ने खाया। तृतीय उपभोक्ता इसके अंतर्गत आ जाता है। इसे आप देख लीजिए, जो ये है ना, ये आपके समझ में आ जाएगा। खाद्य श्रृंखलाओं का भोजन के लिए एक दूसरे से संबंध होना जिस व्यवस्था को बनाता है, वो खाद्य श्रृंखला होता है। जब एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक दूसरे से समानांतर चीज़ें होंगी, तो वातावरण में एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसे खाद्य जाल के अंतर्गत हम रखते हैं। अब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के कारण खाद्य जाल बनते हैं। जब ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। और जब ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन को मिलेगी, वो प्राथमिक उत्पादन से प्रथम उपभोक्ता को मिलेगी, प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगी, तृतीय, फिर द्वितीय से तृतीय को मिलेगी। ये हमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। अब हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें क्या सूर्य से तो प्राप्त होती है। हर चीज़ की ऊर्जा हमें सूर्य से। आज की देखा जाए, सूर्य ना हो तो पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूर्य। अब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिवसीय होता है। मैं प्रत्येक प्रवाह प्रत्येक चरणों में अलग अलग मात्रा में होता है, कहता है। अब इनका अलग अलग श्रेणी में इनको विभाजित कर दिया गया है। 1000 के अंतर्गत रखा गया है, 100 के अंतर्गत रखा है, 100 के 10 के अंतर्गत रखा है, 1 के अंतर्गत है। अब ऐसे माइनस की तरफ 0.01, 0.1, 0.1, फिर पहले 0.01, फिर 0.1, फिर 1, फिर 10, फिर 100 की श्रेणी में हमने इसको विभाजित कर दिया गया है। ठीक है। मान लीजिए, आपको समझाने के लिए खाद्य श्रृंखला का जो ये मैं बता रहा हूँ ना आपका, एक दशकीय होता है प्रभाव। हमने इसको 3 भागों में विभाजित है। इसको 1000, 100, 100, 1, ये श्रृंखला में हमने इसको डिवाइडेड कर दिया। इसी के विपरीत दूसरा श्रृंखला बना रहे हैं हम। ठीक है। इसको 0.001
फिर आ जाएगा हमारे 0.1, फिर पूरा पॉइंट, फिर 10, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद आगे को 100, फिर 1000, ऐसे करके आगे को एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती जाएगी। ठीक है बच्चों, आपने जितना पढ़ लिया है उसको स्मरण रखें। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को भेजें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छा पढ़ाऊँ और आपके लिए अपना 100% आप लोगों को अपना दूँ। थैंक यू दिस वीडियो वॉचिंग ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।